Hello everyone, welcome on our YouTube channel ब्रह्म कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। सो डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैंने अभी कुछ दिनों की करंट अफेयर नहीं डाली थी ड्यू टू सम वर्क, तो मैं नहीं डाल पाया था। वही करंट अफेयर आपकी आ रही है। सो डेली करंट अफेयर 1 मई की आपको आ रही है, इसके बाद आपकी 2 मई की, फिर 3 मई की, फिर 4 मई की। आपको वीकली करंट अफेयर जो है वो वीक के हिसाब से मिलनी स्टार्ट होगी। थोड़ी डिले हो रही है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना। बट आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा और कंटेंट सही मिलेगा आपको, ये मैं आपको अपनी तरफ से प्रॉमिस देता हूँ या श्योर करता हूँ। सो चलिए डेली करंट अफेयर में स्टार्ट करते हैं हम अपना 1 मई 2025 को। सबसे पहले तो हम देखते हैं, कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट काउंट इन द नेक्स्ट सेंसस। तो कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया है कि जब भी अब भी नेक्स्ट जो जनगणना होगी, सेंसस मतलब जनगणना होगी, वो हमेशा कास्ट काउंट होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कास्ट होगी। अब कास्ट सेंसस जो हमारे पास है ये आने लग गई है। बेसिकली देश के अंदर बहुत ज्यादा ये रुझान चल रहा है कि रिजर्वेशंस के ऊपर, कि रिजर्वेशंस कैसे होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये बोला जा रहा है कि जिनके पास रिजर्वेशंस है वो ये बोल रहे हैं कि डाटा कम है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वाली बात कही है कि डाटा अच्छे से होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस कास्ट में किस तरीके से कितने लोग, कितने परसेंट कितने हैं, किसमें परसेंट कितने हैं, कितने किस परसेंट में हमारे पास है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कौन सी कम्युनिटीज के अंदर, कौन सी कास्ट के अंदर कितने परसेंट लोग हमारे पास होते हैं और कितने हैं, और कौन, अगर ये भी बात बोली जा रही है कि ये जो कास्ट काउंट है ये एक्चुअल में कास्ट के ऊपर ही नहीं होना चाहिए, ये एजुकेशन के ऊपर भी होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर भी होना चाहिए, और ये सोशल सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर भी होना चाहिए कि वहां पर कितने पढ़े हुए हैं, कितने उनके पास प्रॉपर्टी है, और कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में और वेल सेटल्ड हैं, और सोशली कौन से कितने ऊपर हैं। अगर आपको सेंसस करना है तो आप इसी तरीके से अच्छे से करिए, ये वही लोगों का बोलना है, यही बीकेयू का बोलना यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस कर दिया है, यूनियन कैबिनेट हमारे अश्विनी वैष्णव अप्रूव्ड कर दिया है कि नेक्स्ट सेंसस जो है वो कब हो, वो कास्ट रिकॉर्ड डाटा ही होगा। जब भी रिकॉर्ड होगा वो कास्ट डाटा ही होगा। वैसे सेंसस होना था 2021 के अंदर, क्योंकि लास्ट सेंसस हुआ था 2011 के अंदर। ड्यू टू कोविड वो जो है 2019, ड्यू टू कोविड 19 की वजह से 2019 के अंदर आया था, उसकी वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया था। तो ये डिले चल रहा था और ये अभी भी डिले चल रहा है, और 2025 या 2026 के अंदर इस सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, जब भी होगा कास्ट बेस्ड सेंसस ही होगा। This means that during the census process, individuals will be asked to the state their caste identity, which will be officially documented। कहता है कि जो भी स्टेट के पास, जो भी कास्ट रिलेटेड जो भी उनके पास आइडेंटिटी होगी, वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड रखी जाएगी, यानी कि उसको डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखा जाएगा कि इतने परसेंट कि ये पर्सन इस कास्ट से बिलोंग करता है, और ये हमारे पास है। तो नेक्स्ट डेट्स फॉर द नेक्स्ट सेंसस हैव नॉट येट बीन अनाउंस्ड, अभी तक अनाउंस नहीं हो गया है। सेंसस हैज ऑलरेडी बीन डिलेड, तो डिलेड हो चुका है, 2021 के अंदर होना था, ठीक है ना। वो पोस्टपोन्ड किसकी वजह से हुआ है, कोविड 19 की वजह से हुआ है। सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट 1947, नो ऑफिशियल कास्ट बेस्ड डाटा हैज बीन कलेक्टेड इन द नेशनल सेंसस। तो नेशनल सेंसस के हिसाब से कभी भी अभी तक इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वैसे 1985 के अराउंड एक बार कास्ट सिस्टम हुआ, कास्ट जो हमारे पास है वो बेसिकली सेंसस हुआ था, कास्ट सेंसस। उसके अंदर डाटा प्रॉपर नहीं लिया गया था, और प्रॉपर पूरी तरीके से सेंसस नहीं हुआ था। ऑल कास्ट विच वुड गिव अ क्लियर पिक्चर टू द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स। तो ये कहा जा रहा है कि इस सेंसस से बेसिकली सभी कास्ट को उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बारे में भी बता दिया जाएगा कि ये वाली कास्ट सोशली और इकोनॉमिकली इस लेवल पर आ रही है, और ये वाली कास्ट सोशली और इकोनॉमिकली इस लेवल पर आ रही है। तो इसी डाटा के हिसाब से आगे रिजर्वेशन के ऊपर भी थॉट प्रोसेस की जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। US urges India and Pak to de-escalate Rubio talks to शरीफ। शरीफ जो हमारे पाकिस्तान के, हमारे तो क्या कहूंगा मैं, ठीक है ना, शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स है, उनसे, और जो हमारे इंडिया के जो मैं हूँ जयशंकर जी हैं, उनसे बात करी है किसने, मार्को रूबियो।
मार्को रूबियो कौन है? मार्को रूबियो यूएस सेनेटर के मेंबर है, सेनेटर के मेंबर। सेनेटर जिस तरीके से इंडिया के अंदर पार्लियामेंट होता है, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट होता है, उसी तरीके से यूएस के अंदर सीनेटर होता है। वहां के जो मेंबर है, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर सोचते हैं, एक्टिव रोल इन फॉरेन पॉलिसीज, यानी कि जो एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर्स ही मान लेते हैं इनको हम एक तरह से, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ डिस्कशन किया और उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, टेंशन, उसको डी एक्सेलेट यानी कि कम कर दिया जाए, उसको कम रखा जाए। वॉर में किसी का भी फायदा नहीं है। बस तो एक बात कहूँ कि यूएसए ये वाली बात बोलता है और यूएसए बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन यूएसए फिर भी कहीं ना कहीं पीछे से हथियार या कुछ ना कुछ सपोर्ट वॉर को देता है ताकि वॉर बचती रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन के वेपन्स होते हैं वो यूएसए ही बनाता है, और कहीं पर भी वॉर्स होती है तो उनके आर्म्स एंड वेपनेशन वेपन्स जो होते हैं वो बिकते हैं, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होता है। द यूएस स्टांस ऑन स्टेबिलिटी इन द रीजन, तो यूएस किस चीज के लिए स्टांस ले रही है? स्टेबिलिटी रीजन के लिए स्टांस ले रही है, पॉसिबल एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन टू और कंसर्न से। तो कहते हैं कि हम सहयोग के साथ चलेंगे और कंसर्न के साथ चलेंगे और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए चलेंगे, इस वार को नहीं होने देंगे। तो इस वार के लिए यूएस जो है बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है कि वार ना हो। वैसे तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इसके ऊपर, क्योंकि यू इंडिया ये बात कह रही है, ठीक है ना, कि हमें सबको एकजुटता के साथ टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। और आप कहते हैं कि टेररिज्म है नो रिलीजियस, लेकिन यहाँ पर ये साबित होता है कि टेररिज्म है रिलीजियस, बिकॉज जैसा कि पहलगांव अटैक हुआ था, वहां पर लोगों से पूछ करके उनको गोलियां मारी गई थी कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। मुस्लिम अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कलमा पढ़ करके सुनाइए, ठीक है ना। अगर आप हिंदू है और आपको कलमा नहीं, आप हिंदू मुस्लिम है या हिंदुस्तान में रहते हैं और मुस्लिम है, तो अगर आपको कलमा पढ़ना नहीं आता है तो भी उनको गोली मार दी गई है। और यहाँ पर हिंदू को तो सीधे सीधे गोली मार दी गई है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि टेररिज्म का भी एक रीजन होता है। तो और इस इंडिया का ये है कि पाकिस्तान इस टेररिज्म को अपने अंदर, अपने घर के अंदर पालता है और पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये वाली बात है। तो इसी के ऊपर इंडिया का ये कहना है कि यूएस को जितनी भी हमारे पास वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, सबको साथ में आना चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ बढ़ने लड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन आपके लिए भी खतरा बनेगा। तो मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आता हूँ। डिजिटल एक्सेस, डिजिटल एक्सेस अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ लिबर्टी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दी है कि अब से डिजिटल एक्सेस के लिए किसी को नहीं रोका जा सकता है। क्यों नहीं रोका जा सकता है? क्योंकि अब ये एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आ चुका है। जी, फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं? सॉरी फॉर, फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं? फंडामेंटल राइट वो बेसिक राइट होते हैं, वो बेसिक राइट होते हैं जिन बेसिक राइट के ऊपर सबका अधिकार समान होता है, वो मानवता के लिए होते हैं, ना किसी रिलीजियस के लिए, ना किसी कास्ट के लिए, ना किसी कम्युनिटी के लिए, ना मेल के लिए, ना फीमेल के लिए, ना किसी जेंडर के लिए, किसी के लिए नहीं होते हैं। वो एक बेसिक राइट्स होते हैं। कौन कौन से बेसिक राइट होते हैं? जैसे कि राइट टू स्पीच हमारे पास है, कि हमें बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है। ये राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे कि हमारा कुछ खाने का अधिकार रहता है, जैसे कि हमारा पूरे इंडिया में कहीं पर भी बोलने का एक फंडामेंटल राइट होता है। तो इन्हीं में ही एक, जैसे कि राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, ये एक फंडामेंटल राइट है। किनका? बच्चों का। कि जो बच्चे होते हैं, यानी कि 12 साल से नीचे, 11 साल, 12 साल से नीचे जितने भी हमारे पास, सॉरी 14 साल से नीचे हैं, 14 साल से नीचे जितने भी बच्चे हमारे पास होते हैं, उनका एक फंडामेंटल राइट है कि वो पढ़े। इवन जो बच्चे होते हैं उन सब का फंडामेंटल राइट होता है कि वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती ही है, क्योंकि उनको फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट को देखते हुए उनको ये बात कही गई है। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट, जो बच्चे होते हैं यानी कि 14 ईयर से थोड़े से नीचे जो होते हैं, उनसे आप स्कूल आवर्स के अंदर कभी भी काम नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे जो आईपीएल का मैच होता है, उस आईपीएल के मैच के अंदर जो वैभव सूर्यवंशी होते हैं,
वो वैभव सूर्यवंशी अभी 14 ईयर्स के ही हैं, यानी कि अभी वो फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं कि वो कभी भी वो बेसिकली क्या है कि वो डेब्यू ने वो बेसिकली स्कूल आवर्स के अंदर नहीं खेल सकते हैं। जो दोपहर का मैच होता है यानी कि 2:30 बजे का जो मैच होता है वो स्कूल आवर्स के अंदर नहीं खेल सकते, इसलिए जहां तक उनका मानना होता है जो संडे का मैच होता है वही मोस्टली वो खेलते हैं, संडे का मैच जो होता है वही खेलते हैं। नहीं तो बाद का जो 7:30 बजे का मैच होता है वो उनका खेलना स्टार्ट होता है। वैसे तो वो एक्चुअल में वो अगर आईपीएल खेल रहे हैं तो इधर उधर जा रहे होंगे, ठीक है उनका वो चीज है। लेकिन अगर वो स्वयं चाहे तो इस फंडामेंटल राइट को यूज कर सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो जस्टिसएबल होते हैं, यानी कि इन फंडामेंटल राइट को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, अगर वैभव सूर्यवंशी चाहेगा कि मेरे को पढ़ना है तो आईपीएल चाह कर भी उनको नहीं खिला सकता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई बच्चा किसी के पास काम कर रहा है और वो 14 से नहीं और स्कूल आवर्स के अंदर काम कर रहा है तो उसको प्रोहिबिशन है, वो चाइल्ड लेबर के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, आप ठीक है बच्चों से काम करवा सकते हो, वो भी 14 ईयर से अबव, और वो भी हैजार्डियस काम नहीं करा सकते हो चाइल्ड लेबर के अंदर। और वो भी आप चाइल्ड लेबर के अंदर एक तो आप हैजार्डियस मतलब ऐसा काम नहीं करा सकते हो जिसमें जान माल की नुकसान हो, यानी कि जो बहुत खतरनाक काम हो, नंबर वन। नंबर टू, स्कूल आवर्स के अंदर आप कभी भी काम नहीं करवा सकते हो। आगे ये बात समझ में। तो इसी तरीके से फंडामेंटल राइट जो यहाँ पे डिजिटल एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस का मतलब क्या रहता है कि अब इंटरनेट भी एक फंडामेंटल राइट में आ जाएगा, कि आप किसी को भी इंटरनेट चलाने से नहीं रोक सकते हो, किसी को भी आप डिजिटली एक्सेस करने से नहीं रोक सकते हो, क्योंकि अब ये एक फंडामेंटल राइट के अंदर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि गवर्नमेंट सर्विसेज और बहुत सी सारी चीजें अब डिजिटल हो चुकी है। तो अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये अब लग्जरी से की कैटेगरी से हटा करके एक बेसिक कैटेगरी में डाला जाएगा, और अब ये एक फंडामेंटल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कि हर जो बच्चा है उसको अब डिजिटल, अब देखो फंडामेंटल राइट होने का तो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे नेट फ्री होगा, क्या यहाँ पे वाईफाई फ्री होगा, जैसे एजुकेशन फ्री होती है? नहीं, एजुकेशन तो फ्री नहीं होती, लेकिन एजुकेशन सस्ती तो होती है। इसी तरीके से क्या डिजिटलाइजेशन होने के बाद जितनी भी डिजिटल चीजें हैं क्या वो सस्ती होंगी, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाती हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है। तो अब ये आर्टिकल 21 गारंटी टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आने वाला है। Over the year, court have interpreted this to include various dimensions like privacy, dignity, and no digital, now digital access। तो प्रिवेसी, डिजिटल प्रिवेसी के अंदर भी फंडामेंटल राइट आता है, डिग्निटी भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। अब नाउ डिजिटल एक्सेस भी फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया है। तो कोर्ट ने क्या कहा है, एक्सेस टू डिजिटल वेलफेयर सिस्टम्स शुड बी इंक्लूसिव टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए इंक्लूसिव है। और यहाँ पे तो बेंच ऑफ जस्टिस जे बी Pardiwalas and R. Mahadevans hearing a petitions on how people with disabilities find it's nearly possible to complete the digital नॉलेज, यानी कि केवाईसी उनको किस तरीके से होएगी, यानी कि अगर वो जो एक्सेस हो जाएगा हमारा बेसिकली कौन सा डिजिटल जो फंडामेंटल राइट में आ जाएगा, तो उनकी सबकी केवाईसी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो योर क्लाइंट या नो योर कस्टमर हमारे पास केवाईसी की फुल फॉर्म होती है। चलिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ता हूँ। तो डिजिटल फंडामेंटल डिजिटल जो एक्सेस है फंडामेंटल राइट के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट हम करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सत्या चंद्रशेखरांद्रा चंद्रशेखरंद्रा सरस्वती anointed the, I think appointed आएगा शायद से, हाँ ठीक है, anointed the 71 seats to head कांची कामाकोटी पीतम। तो ये जो है हमारे पास 71 हेड बन चुके हैं, 71 हेड बन चुके हैं किसके, कांची कामाकोटी पीतम के अंदर। कांची कामाकोटी पीतम जो है हमारे पास बेसिकली वह एक मठ है, जिसके अंदर बेसिकली जो, अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर पूजा की जाती है देवी। ठीक है ना, और ये किसने बनाया था ये एक्चुअल में, ये करा था, किन्होंने ये करा था बेसिकली, दैट इज आदि शंकराचार्य ने। तो आदि शंकराचार्य जो हमारे थे उन्होंने, यानी कि जिसे हम विश्व गुरु भी मानते हैं, ठीक है ना, आदि शंकराचार्य जी,
उन्होंने ही जो जितने भी मठ होते हैं, जितने भी हिंदू धर्म की स्थापना के लिए उन्हें एक बहुत अहम माना जाता है। तो अप्रैल 30, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अप्रैल 30 2025 को श्री सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामिंगल was anointed as the 71 Shankaracharya of the Kachi Kamakothi Peetams in the Kachipuram, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर काची कामाकोटी पीतम्स एक बेसिकली मंदिर है, उस मठ है, एक मठ के वो बेसिकली क्या बने हैं, शंकराचार्य बने हैं। द सेरेमनी कोइंसाइड्स विद द अक्षय तृतीया को ये बने हैं, ठीक है ना। और ये बर्थ एनिवर्सरी में बने हैं किसके, आदि शंकराचार्य की, जो 2534वीं बर्थ एनिवर्सरी है। ही अर्न द टाइटल ऑफ सलाकेशना गणपति, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, सलकेशना गणपति किसको कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, श्री सत्या चंद्रशेखरेंद्र को कहा जाता है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखें कि भाई अब वो क्या बन चुके हैं, वो हेड बन चुके हैं, किसके हेड बन चुके हैं, काची कामाकोटी पीतम के अंदर, और वो तमिलनाडु के अंदर। अब यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा कि काची कामाकोटी कहाँ पर है, काची कामाकोटी तमिलनाडु के अंदर है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, और उनके हेड कौन है, वो श्री सत्य चंद्रशेखरेंद्र जी हैं। अच्छा, और ये जो स्थापना थी इन्होंने किसने की थी, इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। अच्छा, जो सत्य श्री सत्य चंद्रशेखरेंद्र जी हैं, उनका जो टाइटल कौन सा है, उनको टाइटल मिला हुआ है सलाकाशना गणपति, ठीक है ना, सलाकाशना गणपति, सॉरी सलाक्षना, यस, सलाक्षना गणपति इनको मिला हुआ है। एक्चुअल में इन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर ही, जो द्वारका के अंदर मंदिर है वहां पर उन्होंने बेसिकली बेसिकली जो दीक्षा है, दीक्षा है, वो लेनी, शिक्षा लेना स्टार्ट की थी। और वो मास्टर कर चुके किसमें, ऋग्वेद के अंदर वो बेसिकली मास्टर्स कर चुके हैं। तो वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद के अंदर वो मास्टर्स कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि आदि शंकराचार्य जी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और आदि शंकराचार्य जी के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत सा कवर किया, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा कवर करूंगा। इनका जो जन्म है अराउंड 788 सीई, सेंचुरीज ईस्ट में पहले हुआ था, सीई के अंदर हुआ था, डेटेड एवरी, और कलांदी केरला के अंदर हुआ था। तो इन्होंने बेसिकली छोटी सी उम्र में तो नहीं कहूंगा, शायद मैं ये ज्यादा नहीं जिए थे वो, ठीक है ना। वो शायद 27-28 की उम्र पर, बिल्कुल ध्यान नहीं है इतना, लेकिन थोड़ी सी उम्र में ही जब से उनको ध्यान समझा, उन्होंने घर को त्याग दिया था। घर को त्यागने के बाद उन्होंने इनलाइटमेंट उनको मिला था, जैसे गौतम बुद्ध जी ने किया था। तो फिलोसफी इनकी क्या है, इन्होंने अद्वितीय वेदांता की स्थापना की थी। अद्वितीय वेदांता के बारे में इन्होंने कहा था, अद्वितीय वेदांता का बारे में मतलब यह है, अद्वितीय कोई भी दो नहीं है, सब कुछ एक है, कोई भी दो नहीं का मतलब क्या है, उनका ये बिलीव था अकॉर्डिंग टू अद्वितीय वेदांता कि इंडिविजुअल सोइल यानी कि आत्मा एंड अल्टीमेट रियलिटी यानी कि ब्रह्मांड, जितना ब्रह्मा है या ब्रह्मांड है, कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो है या ब्रह्मा जो है, वो दोनों एक ही है, किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है। ये क्वेश्चन एज अ स्टेटमेंट आता ही आता है, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आदित्य वेदांता, ये एज अ स्टेटमेंट आता ही आता है। तो इसको तो आप बिल्कुल ध्यान से कर ले कि आदित्य वेदांता का मतलब क्या है, कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या किया था उन्होंने, ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, री इंटरप्रिटेटेड, यानी कि उन्होंने दोबारा री इंटरप्रिटेड यानी कि दोबारा उसकी व्याख्या की, इसकी किसकी व्याख्या की थी दोबारा, वेदों की, उपनिषदों की, ठीक है ना, किसमें, सरल भाषा में, नॉन ड्यूअलिज्म्स एंड स्पिरिचुअल यूनिटी के अंदर। बेसिकली पहले लोग कैसे करते थे, ड्यूअलिज्म्स के बारे में करते थे, यानी कि सभी को अलग अलग मानते थे, लेकिन उन्होंने उसकी व्याख्या क्या की थी, नॉन ड्यूअलिज्म्स मतलब कोई भी डबल नहीं है, एक ही सारी चीजें हैं, उसी के अंदर ध्यान में रखते उन्होंने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भाष्याज यानी कि यानी कि इन्होंने कमेंट्रीज मतलब बदला था, किसको बदला था, हिंदू जो स्क्रिप्चर्स हैं, लाइक जैसे कि ब्रह्मा सूत्र, ठीक है ना, लाइक भागवत गीता एंड जितने भी उपनिषद है, मेजर उपनिषद है, उनको सरल भाषा में उन्होंने कन्वर्ट किया था आदि शंकराचार्य जी ने। नेक्स्ट हम अगर इसके अंदर देखें तो उन्होंने क्या कहा था, प्रकरणा जो है यहाँ पे है, टेक्स्ट इन्होंने करा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रकरणा ग्रंथास जो है, उन्होंने ये टेक्स्ट भी दिया था, ठीक है ना। उन्होंने बेसिकली विवेका मंदनी दिया था, उपादेशाज उपादेशराज शास्त्री दिया था, आत्मबोधा दिया था, उन्होंने आत्मबोधा के बारे में कहा। और बहुत से उन्होंने बेसिकली यंत्र, सॉरी, हाइमन, जितने भी हमारे पास मंत्र होते हैं, उच्चारण होते हैं, जैसे जितने भी, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, हमारे पास एक मंत्र, उसको किस तरीके से बोला जाए,
उनके बारे में बताया था। प्रेजिंग डाइटीज लाइक उसके अंदर शिवा, विष्णु और देवी जी को मंत्रों के द्वारा उन्होंने उनकी प्रेज बताई थी, यानी कि उन मंत्रों को भी इन्होंने उसमें इनकी प्रेज की गई हो, शिवा की, विष्णु जी की और देवी जी की, जो हमारे पास है इनकी प्रेज की गई हो। आई होप आपको समझ रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना था। एक तो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने जितने भी वेदास है वो नॉन ड्यूअलिज्म के ऊपर बताए थे। दूसरा क्या था, सरल भाषा में कन्वर्ट किया था। तीसरा क्या था कि इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट दिया था, जैसे कि कौन कौन से किस किस की इंट्रोडक्शन, आत्मबोधा का दिया था इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, ठीक है ना, आत्मबोधा का इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट दिया था। उपदेशा का दिया था, ठीक है ना, विवेका दमनी का दिया था, विवेका दामनी का दिया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास है विष्णु एंड देवी का, हमारे पास चीजें करने स्टार्ट की थी। आई होप आपको ये गेट कर रहे होंगे, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से क्योंकि ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, वो भी हायर लेवल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वो नॉर्मल एसएससी लेवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये पता लगना पड़ेगा कि यह टेम्पल कहाँ पर है, इनका, इनके जो जो हमारे पास हेड है वो कौन है, और ये किसने किया था, और वो किस चीज के मास्टर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 मठ भी स्टेब्लिश करे थे, ठीक है ना, मोनेस्ट्रीज भी जिन्हें कहते हैं। डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द इंडिया, आदि शंकराचार्य जी ने एक श्री एक श्रृंगेरी साउथ के अंदर किया था, कर्नाटका के अंदर एक द्वारका था, वेस्ट गुजरात के अंदर एक पुरी था, उड़ीसा के अंदर एक बद्रीनाथ था, उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ है। ये 4 धाम की यात्रा भी कही जाती है, अगर कोई इनकी यात्रा कर लेता है तो उन्हें 4 धाम की यात्रा भी बोला जाता है। आई होप आप, ये टॉपिक जो है हमारे पास, ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस पूरी पूरी तरीके से है। नेक्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अमाइड वाटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अमाइड वाटर रो, हरियाणा अपोनेंट्स डिमांड्स एक्शन ऑन SYL प्रोजेक्ट। सतलज यमुना जो लीग हमारे पास, सतलज सतलज यमुना जो पैनल है, यानी कि उसको जो लीग, सतलज यमुना लीग का मतलब बेसिकली उसको जो लीग नहीं कहूंगा, उसको जो कैनाल सिस्टम कहेंगे, ठीक है ना, सतलज यमुना को जो जोड़ने वाला सिस्टम जो हमारे पास है, उसके बारे में बात की गई है। बेसिकली ये घटना है कौन सी, ये घटना है हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा और पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, हरियाणा और पंजाब के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है दोनों के बीच में वाटर को लेकर के, ठीक है ना, वो पानी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद और झगड़ा हो रहा है। ये अभी से नहीं हो रहा है, 1966 से चलता आ रहा है, बहुत पुराना चलता आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हुआ क्या था, अगर मैं आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट करूं तो देखिए यहाँ पर ये एक्चुअल में देखो तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ये है पंजाब, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हरियाणा, ठीक है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर दिखाता हूं मैं ध्यान से, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये एरिया, ये टोटल एरिया जो है, ये सॉरी, ये जो ये जो टोटल एरिया है यहाँ पे, वेरी गुड, ये यहाँ से जो टोटल एरिया आ रहा है, ये टोटल एरिया आ रहा है हरियाणा का, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा से जो हमारे पास ये टोटल एरिया हरियाणा का, हरियाणा से जो यमुना आ रही है वो कुछ एक हिस्से में आ रही है, हरियाणा के बहुत कुछ हिस्से, छोटे से हिस्से में आ रही है, अगर मैं बात, ठीक है ना। लेकिन हरियाणा से तो अब नदियां है नहीं, अगर हरियाणा से नदियां नहीं है तो पानी की तो कमी है ही यहाँ पर। और पंजाब से अगर मैं देखूं, जैसे यहाँ पर अगर मैं जाऊं, जैसे यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो पंजाब से देखो ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है पंजाब से, आ रही है, ये कौन सी नदी है, ये सतलुज नदी। और पंजाब की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पंजाब का स्ट्रक्चर बनाऊं तो पंजाब देखो ऊपर से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पंजाब के अंदर ना केवल सतलुज नदी जा रही है, बल्कि जो हमारे पास ब्यास नदी है वो भी हमारे पास जा रही है। हुआ क्या था कि पहले अगर मैं बात करूं तो पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पहले हरियाणा, पंजाब, और देखो अब मैं आपको पूरा अपना के दिखाता हूँ, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया, ये 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 वाले, ये पूरा यहाँ तक आ जाइए, ये पूरा एरिया बेसिकली क्या था, पंजाब था। अब पंजाब और हरियाणा अलग हुआ 1966 के अंदर, हो गया भाई पंजाब और हरियाणा अलग 1966 के अंदर। ना केवल पंजाब और हरियाणा हुआ, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी हुआ, यहाँ से हिमाचल प्रदेश भी टूट गया, देखो ये अब हिमाचल प्रदेश भी आ गए, इतना, ये अब हिमाचल प्रदेश भी आ गया। पहले ये सारा का सारा हमारे पास क्या था, अगर आप मेरे को कहेंगे तो मैं एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे, एक रुक जाओ, एक कलर 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 कलर, एक यहाँ पे ये कलर लेते हैं, दिस, ये कलर लेते हैं, ये आई होप ये देखो, मुझे थोड़ा और गाढ़ा कलर लेना पड़ेगा, सॉरी, वेट वेट वेट, ये लेते हैं, ठीक है।
ये देखो, ये पंजाब है। ठीक है, ये हरियाणा है। ठीक है, वो एक जगह हुई। और ये हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश है। और ये पंजाब। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। हिमाचल प्रदेश से देखिए सतलुज नदी आ रही है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से। ब्यास नदी आ रही है हमारे पास पंजाब से। ठीक है, पंजाब के पास तो पानी है। अब जब ये पंजाब और हरियाणा इकट्ठा था, तो पानी की शेयरिंग होती थी, लेकिन जैसे हरियाणा भाषा के तौर पर, पंजाब में अलग भाषा बोली जाती है, हरियाणा में भाषा अलग बोली जाती है, इसके तौर पर जब दोनों सेपरेट हुए, तो अब हरियाणा के पास बेसिकली वाटर की कैपेसिटी कम होगी, वाटर चाहिए था उनको। उस वोटर को लेने के लिए, ये वोटर चाहिए था। अब उस वोटर को लेने के लिए दोनों में विवाद हुए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1960 के अंदर मैं जाना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1960 के अंदर जाए, तो इंडस वाटर ट्रीटी करी थी। और इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हुई थी। इंडिया, अभी मैंने पहले पीछे पढ़ाया भी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुई थी, ये हुई थी कि इंडस वाटर का जो है, आप उसके ऊपर डैम बना सकते हो, लेकिन आप उसके पानी को रोक नहीं सकते। उसका पानी आपको कहाँ, पाकिस्तान के अंदर भेजना ही होगा। जब 1947 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए थे, उसके बाद से ही ये ट्रीटी हमारे पास चलती आ रही थी। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हम डैम्स बना सकते हैं, और इंडस वाटर के जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उनके ऊपर हम डैम बना सकते हैं। तो हमने ट्रिब्यूटरीज के ऊपर तो डैम बनाए हैं, लेकिन इंडस रिवर के ऊपर हमने डैम नहीं बनाए। जैसे ब्यास के ऊपर है, सतलुज के ऊपर है, भाखड़ा डैम है जो हमारे पास है, सतलुज के ऊपर है, इन सभी के ऊपर हमने सॉरी, इन सभी के ऊपर हमने क्या करा है, डैम बनाए हैं। 1966 के अंदर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ हरियाणा फ्रॉम द ओल्ड पंजाब प्रेजेंटेड द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग हरियाणा इट्स शेयर ऑफ रिवर वाटर। तो 1966 के अंदर हरियाणा बन गया, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में वाटर शेयरिंग के ऊपर चीजें प्रॉब्लम आई। तो सतलुज विद द यमुना वाज प्लान्ड, यानी कि सतलुज यमुना जो कैनाल होती है, वो बनानी स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम सतलुज और यमुना को जोड़ देंगे। पंजाब रिफ्यूज टू शेयर वाटर विद हरियाणा, स्टेटिंग इट वाज अगेंस्ट द रिपेरियन प्रिंसिपल। अब ये रिपेरियन प्रिंसिपल क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान में देखिए। रिपेरियन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो स्टेट, जिस स्टेट से जो नदी जा रही है, उस नदी का पानी स्टेट का ही है। ठीक है ना। अब पंजाब से जो नदी जा रही है, क्या है, उसमें जो पानी आएगा वो हमारा ही है। हिमाचल से जो जा रही है, हिमाचल का जितना पानी आएगा वो उन्हीं का ही है, लेकिन वो रोक नहीं सकते, उसके ऊपर डैम्स बना के वो सारा का सारा यूज नहीं कर सकते। ये रिपेरियन प्रिंसिपल्स उनका कहता है। क्या कहता है कि विच डिक्टेट्स दैट द वाटर ऑफ द रिवर बिलोंगिंग टू ओनली द स्टेट एंड कंट्री, और स्टेट्स एंड कंट्रीज थ्रू विच द रिवर्स इज क्वेश्चंस फ्लो। यानी कि जहां से वो चीज जा रही है वो उसी का ही है। 1981 के अंदर, अब एक बात देखो यहाँ पे, both state mutually agreed for the reallocation of water। तो बहुत ज्यादा कहा सुनी होने के बाद 1981 के अंदर जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने बैठ करके बात सुलह सुलह करी। जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर जी थे, यानी कि उस टाइम तक एक बार तो वो बिना राजीव गांधी जी के एक बार तो बैठकर वो हो गई। तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया कि 214 किलोमीटर लंबी SYL वाज लॉन्च्ड इन कर्पूरी विलेज पंजाब। तो 1982 के अंदर बेसिकली सतलुज यमुना जो कैनाल है, वो सिस्टम है, वो बना भी दिया था, लॉन्च भी कर दिया था। वो क्या है सतलुज यमुना, सुनिए ध्यान से, सतलुज यमुना कैनाल सिस्टम। अब देखिए है क्या, कि ये जो है, ये बेसिकली सतलुज रिवर आ रही है यहाँ से। मैं तुम्हें पहले भी बताता हूँ कि देखो, ये सतलुज रिवर आ रही है, ये पंजाब से ये आ रही है, ये हरियाणा, ये पंजाब है। ये यमुना रिवर जा रही है। सतलुज और यमुना के बीच में ही हमने क्या बनाना है, डैम्स बनाने हैं। हरियाणा के अंदर यहाँ से सब सतलुज से यहाँ से जा करके यमुना के अंदर चली जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये भाखड़ा जो डैम है, ठीक है ना, जो नांगल डैम है, भाखड़ा डैम हो गया, नांगल डैम हो गया, ठीक है ना, इनके यहाँ से पानी रोकेंगे, और यहाँ से ही हम एक कैनाल सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे, छोटी नहरों का सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पानी किस में जाएगा, उससे पानी हरियाणा के अंदर जाएगा, और वो पानी किसके साथ जोड़ेंगे, वो यमुना कैनाल के साथ जोड़ेंगे। इसलिए सतलुज यमुना कैनाल हमारे पास चीजें आई। और ये कहा किसने था, ये एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और ये उस टाइम के
जो एग्री जो उन दोनों के बीच में बैठ करके जो वहां के प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर उन सभी ने बैठ करके डिसीजन लिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अब 1982 के अंदर ये बात होगी, लेकिन 1983 के अंदर आपको भी पता है कि जो हरमिंदर साहब जी हैं हमारे, उनके ऊपर बेसिकली वहां पे पंजाब के अंदर दंगे हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, एगिटेशंस हुए थे, जिसमें बहुत जान और माल का नुकसान हुआ था। तो उसके अंदर उस समय बेसिकली क्या हुआ, ये सब कुछ हुआ और ये सभी इस होने की वजह से क्या हुआ, एनवायरनमेंट में टेररिज्म फैला, आक्रोश फैलने की वजह से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा रहा। और ये जो जो ये सिस्टम जो ये बेसिकली SYL जो लॉन्च किया गया था, कर्पूरी के अंदर स्टार्ट कर दिया था, वो आगे नहीं बढ़ा, वहां पे बंद हो गया। अब 1985 के अंदर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड देन अकाली दल चीफ साइंड एन अकॉर्ड एग्रीइंग फॉर अ न्यू ट्राइब्यूनल टू एक्सेस द वाटर। तो उन्होंने कहा कि अब हम नई ट्राइब्यूनल करेंगे। क्या ट्राइब्यूनल करेंगे? वाटर को एक्सेस करने के लिए। क्या उन्होंने नई एक ट्राइब्यूनल यानी कि एक ट्रीटी साइन करी कि जितना भी सतलुज यमुना का और सतलुज का और बेस का बेस व्यास का जितना भी पानी होता है, उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा पंजाब रखेगा, कुछ हरियाणा लिखेगा, कुछ राजस्थान को दिया जाएगा। ठीक है ना? और उसी समय वो बैठ के कब हुआ? वो बैठ के हुआ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने, और वहां पर आया उसी उसी बेसिकली ट्राइब्यूनल को कहते हैं इराडिक ट्राइब्यूनल। वो राजीव गांधी जी ने बैठ करके, उन्होंने बैठ करके और सुप्रीम कोर्ट ने बैठ करके ये बात कही थी। वहां के जो जस्टिस थे बालाकृष्णन इराडिक, उन्होंने बेसिकली एक बात कही थी। क्या बात कही थी? उन्होंने ये कहा था कि एक ट्राइब्यूनल रिकमेंडेशन उन्होंने की, जिसमें कहा कि पंजाब हरियाणा को पांच जो पांच जो मिलियन मिलियन एकड़ फुट, मिलियन एकड़ फुट, ये MAF मतलब मिलियन एकड़ फुट, 5 मिलियन एकड़ फुट पंजाब को जाएगा, 3 मिलियन एकड़ फुट किसको जाएगा? हरियाणा को जाएगा, और 7 मिलियन एकड़ फुट बेसिकली राजस्थान को जाना स्टार्ट करेगा। ये इन्होंने कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं। देखिए हुआ क्या था बेसिकली, आर्टिकल 146, आर्टिकल 144 आई थिंक, हाँ, आर्टिकल 146, आर्टिकल 146 144 के अराउंड है, सॉरी आर्टिकल 146 ही है। आर्टिकल 140 फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे। आर्टिकल 146 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी चीज होगी, आप उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिस्प्यूट के ऊपर अपना क्या कह देता है, डिसीजन दे सकता है। ये बात उन्होंने ये चीज बता रखी है। तो आर्टिकल इसी के तहत जो वी बालाकृष्णा जी हैं, उन्होंने इराडिक ट्रिब्यूनल के हिसाब से इराडिक इराडिक ट्रिब्यूनल बनाया, मतलब कि उन्होंने अपने हिसाब से ही एक ट्रिब्यूनल, एक संधि बनाई, जिसके अंदर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके, जिसे हम इराडिक ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं। उसके हिसाब से क्या कहा गया कि 5 मिलियन हेक्टेयर फुट जो है वाटर किसको को मिलेगा, और सॉरी पंजाब को मिलेगा, 3 हरियाणा को मिलेगा, और 7 किसको मिलेगा? और ये देंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट ये देंगे, ये इन्होंने कहा कि ये हम देंगे बेसिकली SYL से देंगे, जो सतलुज यमुना लिंकेज है उससे हम देना स्टार्ट करेंगे। सतलुज और यमुना को लिंक कर देंगे, सतलुज यमुना लिंकेज कैनाल सिस्टम है, उसी से हम करना स्टार्ट करेंगे। बट अब पंजाब ने वो चीज नहीं करी, पंजाब पीछे हट गया। तो पंजाब पीछे हटने के बाद हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू द पंजाब टू कंप्लीट द वर्क ऑन दिस। अब पंजाब कुछ और कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बजट नहीं है, हमारी चीजें वो नहीं है, ये चीज नहीं है। और दूसरी बात, हम इनको पानी दे रहे हैं। 2002 और 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड पंजाब टू कंप्लीट द वर्क ऑन टेरिटरीज। तो कहा कि 2004 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हरियाणा पे, लेकिन 1996 के अंदर तो गए, और 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि आप ऐसे करिए, आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। पंजाब गवर्नमेंट को कहा, पंजाब असेंबली पास द पंजाब टर्मिनेशंस ऑफ एग्रीमेंट एक्ट। अब पंजाब ने क्या करा, अपनी बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर बैठी, वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके उन्होंने एक लॉ किया। उस लॉ के अंदर क्या रहा, उस स्टेट लॉ किया, स्टेट लॉ के अंदर बेसिकली क्या रहा, एक एक्ट पास किया, एक्चुअल में एक एक्ट पास किया, लॉ भी क्या कहूंगा, एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हमने पास्ट में जितने भी एग्रीमेंट कर रहे थे उसको हम टर्मिनेट करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ ना कुछ मजबूरी है। अगर हम उन लोगों को मानेंगे, उन चीजों को मानेंगे, तो हम बेसिकली कहते हैं ना कि हम उसको करने के लिए अभी सक्षम ही नहीं है। टर्मिनेटिंग इट्स वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट एंड दस जियोपार्टाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ SYL इन पंजाब। तो जो मुश्किलें आई और रुक गई, को SYL की पंजाब की, पहले तो बन ही नहीं रही थी और ना ही तो आगे गई।
तो 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड हियरिंग इनटू एन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143, सॉरी फॉर वो 146 नहीं था, वो आर्टिकल 143 था, पीछे जाऊंगा मैं। दिस इज आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 था हमारे पास यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कहा था 2016 के अंदर, आर्टिकल 143 के अंदर क्या कहा था, टू डिसाइड्स ऑन द लीगैलिटी ऑफ 2004 एक्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट पंजाब बैक्ड आउट ऑफ इट्स प्रॉमिस टू शेयर द वाटर ऑफ रिवर, दस द एक्ट वाज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। तो आर्टिकल 144 143 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पंजाब को 2004 के अंदर क्या था कि एसवाईएल को कंप्लीट कीजिए और वाटर शेयरिंग को आगे कीजिए। लेकिन 2004 से 2016 आ गया, पंजाब ये बात नहीं मान रहा है। इसका मतलब है कि पंजाब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं चल रहा है, और पंजाब ये कह रहा है कि हमारे पास देने के लिए पानी है ही नहीं। तो पंजाब जब कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं चलेगा, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी फेल हो जाएगी, ठीक है ना। और पंजाब बेसिकली बात यहाँ पे क्या है, देखिए, जिन स्टेटों में ये जो जितना भी डिस्प्यूट है वो उन स्टेटों में होता है जहां पर सेंटर के अंदर गवर्नमेंट रेगुलर हो और स्टेट के अंदर गवर्नमेंट रेगुलर हो। आपको पता है पंजाब के अंदर सेंटर के अंदर बीजेपी है, और स्टेट के अंदर बेसिकली क्या है, स्टेट के अंदर हमारे पास आम आदमी पार्टी है, आप है। आगे बात समझ में। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं होती है, और बीजेपी आम आदमी पार्टी से कंफर्टेबल नहीं होती है। तो इन्हीं डिस्प्यूट्स के अंदर कहीं ना कोई कारण आम आदमी पार्टी निकाल लेती है, पंजाब निकाल लेता है, बाकी सारी चीजें निकाल लेता है। और इसी में ही बीजेपी अभी जो हमारे यहाँ पर है उनको वो चीजें चाहिए। लेकिन पंजाब भी यहाँ पे क्या कह रही है, अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना डिसीजन बना दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। क्या होगा अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ना हो? तो देखिए ध्यान से, एक मैं बात बताता हूँ यहाँ पे। अगर आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, दूसरा क्या है, एक आर्टिकल 257 भी होता है। आर्टिकल 257 क्या कहता है कि अगर दो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उसको रिजोल्व करने के लिए सेंटर भी एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर सेंटर गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा, एक्शन लेगा, और उस डायरेक्शन को भी स्टेट नहीं मानता है, तो वहां पर भी ये मानी जाएगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली बेसिकली क्या है, इनवैलिड है। आर्टिकल 143 तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देने के लिए अपने डिसीजन देने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से जुड़ता है। और ये आर्टिकल जो होता है वो किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट से जुड़ता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आर्टिकल 365 जो हो जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो ये कहता है कि भाई अगर आपने सेंटर का कहा नहीं माना, तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाओगे। और जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, मतलब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली वहां पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो वहां पर बेसिकली प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा। और प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग लग जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सॉरी, आर्टिकल 366 56 के अकॉर्डिंग लग जाता है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि आर्टिकल किस तरीके से हमारे पास है, कि आर्टिकल 365 हमारे पास है, आर्टिकल 356 हमारे पास है, आर्टिकल ये है। अगर आर्टिकल 257 ना हो तो आर्टिकल 365 एक्टिवेट हो जाता है। आर्टिकल 365 एक्टिवेट होने के बाद वो एक्टिवेट कर देता है आर्टिकल प्रेसिडेंशियल रूल को, आर्टिकल 365, सॉरी, आर्टिकल 356 को भी वो क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अभी पंजाब के ऊपर वो बात नहीं आई है, ठीक है ना। सेंटर ने अभी इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कही है। अभी ये बात पंजाब और हरियाणा के बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है, सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन कह चुके हैं। 2020 के अंदर अभी करंटली जो हमारे पास ये चल रहा है, और 2020 के अंदर करंटली क्या चल रहा है, पंजाब ये कह रही है कि भाई एक बात बताओ, आपने जो बीबीएम जो बनाया था, बीबीएम क्या है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, एक मैनेजमेंट बोर्ड था बेसिकली। जब ये नदियां थी, इन नदियों के पानी को मैनेज करने के लिए, वाटर को मैनेज करने के लिए बीबीएमबी भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जो है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड क्या कहता है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ये कहता है कि जो पानी है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो भाई, सबको मिले। ऐसे नहीं कि आप मिलोगे, तो उन्होंने पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और कई चीजों के हिसाब से
उन्होंने वाटर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उन्होंने कहा था कि बेसिकली 17.17 MAF 1981 के अंदर कहा गया था कि इतना किसको मिलना चाहिए, बेसिकली हरियाणा को मिलना चाहिए, इतना पंजाब को मिलना चाहिए और बाकी बचा हुआ मोस्टली किसको, ये उसको मिलना चाहिए, राजस्थान को मिलना चाहिए। तो उन्हें अवेलेबिलिटी उन्होंने बतानी स्टार्ट करी थी, ठीक है ना, कि कितना कितना परसेंट किस किस को मिलना चाहिए। तो पंजाब का ये कहना है कि जो BBM बी ने जो कहा था उतना पानी तो हम हरियाणा को दे चुके हैं 21 मई से लेकर के 21 मई तक, यानी कि 21 मई 2024 से लेकर के 21 मई 2025 तक। अब एक्स्ट्रा वाटर हम कहां से लाए? और नायब सैनी जी का ये कहना है कि जो इंडस वैली के ऊपर जो पानी रोका गया, जो पाकिस्तान को नहीं जाना, वो आप ही के पास तो आएगा। अगर वो आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास वाटर सरप्लस है, तो उसमें से पानी दे दो। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई हम उसमें से पानी नहीं देंगे, हम उस पानी को अपने लिए सेपरेट बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारे पास आगे पैडी की खेती यानी कि धान की खेती आने वाली है। दूसरा, हम इस पानी का यूज करेंगे वाटर रिचार्ज के लिए। वाटर रिचार्ज मतलब जो हम पानी को रिचार्ज करेंगे आगे। पानी को रिचार्ज आगे किस तरीके से करेंगे, यानी कि हमारे जो साउथ एरियाज के हिसाब से है, उस साउथ एरिया के अंदर तो पानी है ही नहीं। वहां पर हमें अपने जितने भी वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, वहां पे अपने रिचार्जमेंट होनी करनी है। पानी इतना नीचे चला गया है, वहां पर जो पत्थरे हैं, जो रॉक है, उनके कांटेक्ट में पानी, और वहां से जो पानी आता है वो मिनरल्ड वाटर होता है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा मिनरल रखे हुए हैं। उन मिनरल से ये हमारे हमारे लोगों को क्या हो रही है, बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां घातक आ रही है। और वैसे भी ये कह रहा है कि पंजाब कह रहा है कि हमने इतना पानी तो दे दिया है, साथ साथ जो हरियाणा के साउथ वाले एरिया है वहां पर भी हम जो रोजाना है वो 1700 फुट पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा है। यानी कि हम एक्स्ट्रा भी हरियाणा को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे ज्यादा हम हरियाणा को बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। पानी हमारे पास नहीं है। हरियाणा कह रहा है कि हमें पानी की नीड है, हमें पानी दो। आगे बात समझ में, ठीक है ना। लेकिन पंजाब कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके हिस्से का जो पानी था हमने आपको दे दिया, और आपके हिस्से का पानी भी आपने यूज कर लिया है। अब हमारे पास हमारे हिस्से का पानी बचा हुआ है, वो हमारे पास सरप्लस है, एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी बातें पंजाब और हरियाणा के बीच में थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसके ऊपर अभी डिसीजंस बाकी हैं, इसके ऊपर अभी कहानियां बाकी है कि क्या होता है पंजाब और हरियाणा का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं, ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।